हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 65 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, और जो इसका PDF है वो IES-GATEWiz का जो एंड्रॉइड ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं IS 456 के जो प्रोविजंस हैं पर्टेनिंग टू डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कैसे हम बेसिकली डिजाइन करते हैं डायरेक्ट डिजाइन मेथड का यूज करके, वो सारी गाइडलाइंस इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्लॉज 31.4 है ये डील करता है हमारा डायरेक्ट डिजाइन मेथड। जैसा कि इसमें वर्ड में ही लिखा हुआ है कि डायरेक्ट का मतलब है कि यहां पर हम बेसिकली कोई भी एनालिसिस करके, इलास्टिक एनालिसिस करके अपने स्लैब के लिए बेंडिंग मोमेंट्स नहीं निकालेंगे। वी विल डायरेक्टली यूज द इंपेरिकल मोमेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये एक हमारा सेमी इंपेरिकल मेथड हम कह सकते हैं इसको, सेमी इंपेरिकल मेथड। ठीक है, सेमी इंपेरिकल मेथड है जो कि बेसिकली हमारा इंपेरिकल मोमेंट कोफिशिएंट्स हमने स्टैब्लिश किए हुए हैं, उसके बेसिस पर हम उनको यूज करेंगे और अपने फ्लैट स्लैब के लिए डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने इलास्टिक एनालिसिस को फॉलो इसलिए नहीं किया बिकॉज वो उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत रिगरस और टीडियस टास्क है। तो अगर हम उस पे एनालिसिस में जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, और टीडीएस भी होगा हमारा प्रोसीजर। तो हमने एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर इवॉल्व किया। तो जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड है इट इज बेसिकली अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स। तो इस मेथड में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी विल डिटरमाइन कि हमारा टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना है। टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा स्लैब के लिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी लोडिंग एट क्रिटिकल सेक्शंस। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आई कि जो हमारा डायरेक्ट डिजाइन मेथड है दैट इज बेसिकली फॉर ग्रेविटी लोडिंग। ठीक है, जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लोड्स एक्ट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर आपको लेटरल लोड्स के साथ इस मेथड को यूज करना है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटरल लोड को रजिस्ट करने के लिए आपको अलग से हमें डिजाइन एलिमेंट्स देने पड़ेंगे, लाइक शियर वॉल्स जो कि कंप्लीटली लेटरल लोड्स को कैटर करेंगे। ठीक है, या कोई ब्रेसिंग एलिमेंट्स है हमारे स्लैब में। तो अगर लेटरल लोड्स आ रहे हैं आपके फ्लैट स्लैब में तो आप डायरेक्ट डिजाइन मेथड का आप यूज तभी कर पाएंगे जब आप जो लेटरल लोड्स को रजिस्ट करने के लिए डिजाइन एलिमेंट्स हैं लाइक शियर वॉल्स या ब्रेसिंग अपनी बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्लीटली उनको रजिस्ट करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तब हम सेपरेटली ग्रेविटी लोडिंग के लिए डायरेक्ट डिजाइन मेथड यूज कर पाएंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे जब हम अपना बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे स्लैब के लिए, ठीक है, तब हम अपने स्लैब के सेक्शंस को बेसिकली प्रपोर्शन कर पाएंगे बेस्ड ऑन गाइडलाइंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी प्रपोर्शनिंग ऑफ डिफरेंट स्लैब एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, फॉर रजिस्टिंग द फ्लेक्चरल एंड शियर स्ट्रेसेस, बिकॉज अब हमारा जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाइड हो गया। हम इंपेरिकल मोमेंट कोफिशिएंट्स का यूज करेंगे अपने टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को निकालने के बाद जो हमारे सेक्शंस, जो स्पैन्स हैं उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए हम ये कोफिशिएंट्स यूज करेंगे। तो आपका बेसिकली क्या हो गया, टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स को अपोर्शनेट करने के लिए, नहीं प्रपोर्शनिंग करने के लिए, मतलब कौन सा स्पैन में कितना पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा और कितना निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसके लिए हमारे इंपेरिकल मोमेंट कोफिशिएंट्स निकाले गए। और इनको निकालने का बेसिस था बेसिकली हमारा एनालिटिक एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमने परफॉर्म की। ठीक है, वी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिक रिजल्ट्स के बेसिस पर हमने ये रिजल्ट स्टैब्लिश किए। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने ये एनालिसिस किया होगा स्टार्टिंग में, जब हमने कोड में लेट डाउन किया,
अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स परफॉर्म किए तो कुछ अजम्पशंस लिए होंगे। अगर हम उस अजम्पशन से बहुत ज्यादा डेविएट करेंगे जब हम एक्चुअल में स्लैब की डिजाइन करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो फेल होने लगेंगे। जो हमारे अजम्पशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो फेल होने लगेगी, तब हमारा डायरेक्ट डिजाइन मेथड के जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। इस वजह से कोड ने क्या किया, कुछ हमारे लिमिटेशंस लगा दिए। लिमिटेशंस क्या लगाए और क्यों लगाए? लिमिटेशंस इसलिए लगाए कि हमारा जो भी एनालिसिस है वो हमारा इलास्टिक एनालिसिस से कंपेरेबल हो, बिकॉज अदरवाइज हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। तो इस वजह से कोड ने ये कहा कि आप इन चीजों को ध्यान में रखो और तब आप डायरेक्ट डिजाइन मेथड का यूज करो अपने फ्लैट स्लैब्स की डिजाइनिंग में। ठीक है, तो कोड यहां पर आप जब हम डिस्कस करेंगे तो विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यहां पर कोड ने ये लाइन नहीं लिखी है कि डायरेक्ट डिजाइन मेथड जो है इट इज applicable for gravity loads only, for gravity loads only, जो कि मैंने आपको एलोबरेट किया। तो अगर आपके लेटरल लोड्स एक्ट कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली उनमें डिजाइन एलिमेंट्स यानी शियर वॉल देनी है और सेपरेटली ग्रेविटी लोड्स के लिए डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स आप तब लगा पाओगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जो कोड में लेड डाउन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो लिमिटेशंस हमारे कोड ने लेड डाउन की हैं डायरेक्ट डिजाइन मेथड को यूज करने के लिए, हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कि हमारे जब स्लैब जो हमारा फ्लैट स्लैब है उसमें एटलीस्ट हमारे किसी भी डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन है अगर हम प्लान में देखें। ठीक है, ये अगर हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा एज है, ये एज है और ये हमारा सेक्शन है और ये हमारा इधर सेक्शन है, तो एटलीस्ट हमारे 3 स्पैन इस डायरेक्शन में और 3 स्पैन हमारे इस डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ 1 स्पैन 2 स्पैन 3 स्पैन, 1 स्पैन 2 स्पैन 3 स्पैन, तो दोनों डायरेक्शन में, इसको अगर x मान लें इसको y मान लें, तो दोनों डायरेक्शन में हमारे मिनिमम 3 स्पैन्स होने चाहिए। बिकॉज होगा क्या, अगर हमारे 2 स्पैन होंगे तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो इंटीरियर सपोर्ट में आएगा इन अ 2-वे स्ट्रक्चर कैन इजिली एक्सीड द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन द मेथड। ठीक है, कि 2-वे स्लैब अगर हमारा 2 स्पैन होगा 3 की जगह, तो जो हमारे बेंडिंग मोमेंट्स आपने मोमेंट कोफिशिएंट से कैलकुलेट करके कोड में लेट डाउन किए हैं उससे ये वैल्यूज ज्यादा आ जाएंगी, तो हमारा जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड के रिजल्ट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे 3 या उससे ज्यादा स्पैन हो दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट या दूसरी लिमिटेशन आप कह सकते हो कि जो हमारा पैनल है, हम अपना जो एनालिसिस है वो पैनल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमने अपने फ्लैट स्लैब को कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी पैनल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जो पैनल है वो हमेशा आपका रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रेक्टेंगुलर। ठीक है, और साथ ही साथ जो लॉन्गर डायमेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टर डायमेंशन का जो रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2:1। ठीक है, अगर ये रेशियो अगर हमारा लेस देन 2 है तो इट विल बिकम अ 1-वे स्लैब। तो फ्लैट स्लैब इज बेसिकली अ 2-वे स्लैब, तो हमारा जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड का अजम्पशन है वो 1-वे स्लैब्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड इज बेसिकली फॉर 2-वे स्लैब्स ओनली। तो हमारा ये ध्यान रखना है कि जो आपका पैनल बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका पैनल है ये रेक्टेंगुलर शेप का हो और हमारा जो लॉन्गर डायमेंशन है, अगर हमारा L2 जो है वो L1 से बड़ा है तो L2 डिवाइडेड बाई L1 शैल बी ग्रेटर देन 2, शुड नॉट बी लेस देन 2, अदरवाइज इट विल बिकम अ 1-वे स्लैब। ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, वो हमारा जो पैनल की एजेस है, पैनल की सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन नहीं कहेंगे, जो कॉलम्स पैनल की एज है बेसिकली, दिस इज द पैनल, तो जो एज से हमारा जो ऑफसेट है कॉलम का सेंटर का वो हमारा
उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑफसेट है वो L2 बाई उस डायरेक्शन के स्पैन से 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये स्पैन कंसीडर करें, ये वाला, ठीक है, तो ये स्पैन आपका L2 है, तो इस डायरेक्शन में किसी भी कॉलम का अगर आपको ऑफसेट की जो लिमिट है, मतलब इस लाइन, इस सेंटर लाइन से ये कॉलम हमारा L2/10 के अंदर होना चाहिए। इसलिए अंदर होना चाहिए कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ रीजनेबल प्रैक्टिकल लिमिट। अगर ऐसा होगा तो देयर विल बी रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ स्पैन्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में इसके आगे जो स्पैन है वो हमारा अलग डायमेंशन का है, इधर जो हमारा ये L2 है, ये L2 है, तो ये हमारा लेस देन L2 हो जाएगा। तो देयर विल बी वेरिएशन इन ट्रांसवर्स स्पैन्स। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको, एडजेसेंट स्पैन्स के जो हमारे उस डायरेक्शन में स्पैन्स हैं उनका आपको एवरेज लेकर एनालिसिस करना है। ठीक है, फोर्थ हमारा असम्पशन ये है कि जो मैक्सिमम रेशियो है बिटवीन द सक्सेसिव स्पैन्स, ठीक है, देन स्पेसिफाइड में डेवलप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन रीजंस फॉर विच डिजाइन इज मेड ओनली फॉर पॉजिटिव मोमेंट्स। इसका अगर आप असम्पशन देखेंगे ऑप्शन डी का, कि the successive spans in length in each direction shall not differ by more than 1/3 of the longer span। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये 3 स्पैन है, L1 है, ये हम मान लेते हैं L2 है, और ये वापस से L1 है, और L1 जो है वो L2 से बड़ा है, तो जो L2 की डायमेंशन है, जो L2 स्पैन है, वो हमेशा इट शुड बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ L1 से बड़ा होगा। इट शुड, वो 1/3 जो लिमिट है उससे कम नहीं हो सकता वो। तो यानी हमारा जो लॉन्गर स्पैन है, एडजेसेंट में जो लॉन्गर स्पैन है, उससे 1/3 प्लस माइनस 1/3 की लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा एंड स्पैन है, एंड स्पैन छोटा हो सकता है बट नॉट लॉन्गर देन द इंटीरियर स्पैन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा लास्ट वाला स्पैन है, सपोज हमारा हम ये अज्यूम कर लें कि ये L1 इज द लास्ट स्पैन, तो ये शॉर्टर हो सकता है, यानी L1 जो है ये L2 से छोटा हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन L2। ठीक है, यानी एंड स्पैन हमेशा छोटा रहेगा बट इंटीरियर स्पैन से बड़ा नहीं रखना है आपको। इसका जो रीजन ये है कि जो हमने एजम्पशंस लिए हैं उसके हिसाब से अगर हम ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो उन रीजंस में हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा, जहां पर हमने एज्यूम किया था कि वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकल कर आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी सक्सेसिव स्पैन्स डिफर करेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो उनकी जो हमारा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट लेना है आपको, उनमें एवरेज आपको लेनी पड़ेगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक अजम्पशंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं। जो एक लास्ट अजम्पशन बचा उसमें ये कहता है कि जो हमारा डिजाइन लाइव लोड है, यानी अगर हम मान लें डिजाइन लाइव लोड है WLL, और हमारा जो डेड लोड है स्लैब के ऊपर, इन दोनों का रेशियो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड ग्रेटर देन 3। ये रीजन ये है, कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ पैटर्न लोडिंग, कंसीडरिंग इफेक्ट्स ऑफ पैटर्न लोडिंग। ठीक है, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है कि जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हम मान लेते हैं गामा, अगर गामा जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा, तो होगा क्या, बेसिकली जो मोमेंट्स हमारे एक्चुअल में निकल के आएंगे डिजाइन में वो मोर सीवियर होंगे, और जो हमने अपने मोमेंट कोफिशिएंट्स लेट डाउन किए कोड में वो लेस सीवियर है। तो बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स होंगे, डीडीएम होगा, वो हमारा फेल कर जाएगा, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो फेल कर जाएंगे, बिकॉज हमारा एक्चुअल में हमारे सीवियर मोमेंट्स है और हमने कंसीडर क्या रख कर रखा है मोमेंट कोफिशिएंट्स
मोर कंजर्वेटिव साइड में कर रखा है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो लाइव लोड का डिजाइन लाइव लोड निकल के आ रहा है, डिजाइन लाइव लोड में आपका बेसिकली फैक्टर्ड लोड रहेगा। तो फैक्टर्ड डिजाइन लाइव लोड और फैक्टर्ड डेड लोड का जो रेशियो है वो हमेशा 3 से नीचे रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज हमारे जो मोमेंट कैलकुलेट होकर आएंगे वो अजम्पशन हमने जो इनिशियली लिया हुआ है, इसके बेसिस पे कोड ने हमारे कोफिशिएंट्स लेट डाउन किए हैं, वो हमारे लेस सीवियर निकल कर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है रिगार्डिंग द टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट फॉर अ स्पैन। ठीक है, अब हमारा किसी एक स्पैन के लिए, जब हम स्लैब के में हमने अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए क्या किया, स्लैब को पैनल्स के फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। अब पैनल में हमारे 2 डायरेक्शन में स्पैन्स हैं। ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट डिजाइन मेथड क्या कहता है कि जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो दे आर नॉट कैलकुलेटेड। उसमें हम कैलकुलेटेड मतलब इलास्टिक एनालिसिस का यूज करके कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दी इंपेरिकल रिजल्ट्स। हमने इंपेरिकल रिजल्ट्स का यूज किया, और वो इंपेरिकल रिजल्ट्स हमारे कैसे ड्राइव हुए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो इंपेरिकल रिजल्ट्स हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है वो आप स्लैब के एक पैनल के लिए निकालेंगे, और निकालने के लिए आप इंपेरिकल इक्वेशंस का यूज करेंगे विच आर बेसिकली डराइव्ड बेस्ड ऑन दी कॉलम स्टिफनेस, स्पैन लेंथ और हमारे जो लोड्स थे जो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। और सबसे पहले इसको जो डराइव किया, जो मैथमेटिकल इक्वेशन डराइव की, इट वाज डेवलप्ड बाय निकोलस इन 1914 फॉर अ सर्कुलर कॉलम, जिसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिटरमाइन किया कि हमारा किसी भी स्पैन में पॉजिटिव और एवरेज निगेटिव बेंडिंग मोमेंट का ऑब्सोल्यूट सम क्या होगा फॉर अ गिवन टोटल लोड ऑन द पैनल। उसको हमने डिफाइन किया कि टोटल स्टैटिक मोमेंट हमारा उस पर्टिकुलर स्पैन के लिए कितना होगा, जिसको हम लोगों ने एम नॉट डिनोट किया। फिर उस एम नॉट को स्पैन के अलोंग पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड स्टेप में जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया स्पैन में, उसको कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप उसमें कोफिशिएंट्स का यूज करके उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। और फर्दर फिर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे स्लैब के सेक्शंस हैं, वो उनकी डिजाइनिंग होगी। ठीक है, मींस थिकनेस कितना रखना है आपका, रेनफोर्समेंट कितना रखना है। तो ये कंसिडरेशन करते हुए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट निकल कर आ रहा है वो कैसे निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो निकोलस ने जो दिया था वो हम लोग अभी सब्सिक्वेंटली बात करेंगे, जो 1914 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसके बेसिस पे हमारे कोड में प्रोविजंस इनबिल्ट किए गए कि हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट के लिए किसी भी सेक्शन मतलब किसी भी स्पैन के अलोंग वो कैसे निकलेगा। तो आपको मैं ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं कि यहां पर आपको एक फ्लैट स्लैब का एक पैनल दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, यहां पर भी एक हमारा कॉलम होगा। ठीक है, हमने क्या लिया, एक सेक्शन लिया जिसमें बेसिकली जो सेंटर टू सेंटर इस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, दिस इज बेसिकली सेंटर टू सेंटर ऑफ कॉलम। ये हमारा अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों हमारे इंटीरियर कॉलम्स हैं। दिस इज इंटीरियर कॉलम, हमको एक इंटीरियर पैनल ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज इंटीरियर कॉलम। ठीक है, इस पे हमारा एक पैनल सपोर्टेड था, यहां पर हमारा एक कॉलम और है, यहां पर एक कॉलम और है। ठीक है, तो यहां से सेंटर टू सेंटर दूरी आपकी हमने अज्यूम कर ली, दिस इज L1। और इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमारा स्पैन है सेंटर टू सेंटर, एक कॉलम हमारा यहां पर कहीं होगा, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं प्लान में। तो यहां से जो दूरी होगी ये हमारी L2 होगी, और यहां से ये दूरी भी L2 होगी। तो हमने हाफ मिडिल स्ट्रिप लिया है, इधर भी हाफ मिडिल स्ट्रिप लिया है, और सेंटर में हमारा जो ये पोर्शन है ये कॉलम स्ट्रिप है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द कॉलम लाइंस हमारा पीक पे है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा
कॉलम स्ट्रिप का है, तो हमने ये वाली दूरी निकल के आपकी, अगर अज्यूमिंग कि हमारे सभी ट्रांसवर्स दूसरे डायरेक्शन में जो स्पैन है वो सेम है, तो ये वाला जो स्पैन है ये भी हमारा निकल के L2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस डायरेक्शन में आपका L1 हो गया और इस डायरेक्शन में आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में L2 हो गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, m नॉट इन डायरेक्शन ऑफ L1। ठीक है, अज्यूमिंग कि हमारे जो अजम्पशंस थे वो सारी स्लैब में फुलफिल कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में L1 के डायरेक्शन में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो वी विल कन्वर्ट दिस पैनल इनटू अ सिंपली इक्विवेलेंट सिंपली सपोर्टेड बीम। हमने पैनल को क्या किया, उसका जो लोड है उसको ट्रांसफर करके इक्विवेलेंट टू सिंपली सपोर्टेड कह रहे हैं, फिक्स्ड बीम के इक्विवेलेंट हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, तो कि जो इस पे हमारी जो लोडिंग है, जो भी लोड्स आ रहे हैं यहां पर हमारे, अज्यूम किया हमने कि ये लोड्स हमारे W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थे, तो इस विड्थ को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये विड्थ पे जो लोड बनेगा वो बनेगा WU। हमने फैक्टर्ड लोड लिया तो WU हो गया, WU इंटू L2। तो ये लोड हमारा इस बीम में यहां पर आ गया। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। इसकी सेंटर लाइन से इसकी सेंटर लाइन हमने बताया था कि आपकी डायमेंशन L1 है। अब जो क्लियर डिस्टेंस है फेस टू फेस ऑफ द कॉलम्स, वो हमने एज्यूम की दिस इज Ln। ठीक है, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, विच इज बेसिकली द क्लियर स्पैन सपोर्टिंग द कॉलम्स। ठीक है, क्लियर स्पैन है। अगर हमारा यहाँ पे पैनल्स, ड्रॉप पैनल्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, तो वहां पर भी उनको क्लियर करते हुए, अगर मान लीजिए यहां पर अगर आपका कॉलम हेड था तो आपका जो Ln है वो आपका यहां से लेते हैं हम लोग, दिस वुड बी हैव बीन Ln। तो ये Ln जो निकल के आता है जब हम डिजाइन करते हैं, तो इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.65 टाइम्स दी L1। ठीक है, ये एक और हमारा रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपका जो इफेक्टिव स्पैन है इट शुड बी ग्रेटर देन 65% ऑफ द क्लियर, जो सेंटर टू सेंटर जो हमारा पैनल की डायमेंशन है, जिस डायरेक्शन में हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन हमारी L1 थी, इसके परपेंडिकुलर हमारी जो डायरेक्शन है वो L2 है। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा कुछ इस तरह का हमारा, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगी इसकी एजेस को, क्लियर को, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा फिक्स बीम के लिए कुछ ऐसा होता है। यहां पे दोनों हमारा लोडिंग पैटर्न्स में भी डिफरेंट, तो यहां पे एक ये हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, एक हमारा इस एज पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, और ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो जो एब्सोल्यूट सम होगा वो ये होगा, दैट इज गिवन बाई m नॉट इज इक्वल टू, अगर हम इसको MEF मान लें, MEF इज द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये जो वैल्यू है दैट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ दिस निगेटिव वैल्यूज। तो MEF प्लस आपकी MAB जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, हम एब्सोल्यूट सम ले रहे हैं तो साइन आपको इग्नोर करना है, डिवाइडेड बाई 2। इसी वजह से जब हमने डेफिनेशन देखी थी स्टैटिक मोमेंट की, तो बोला था कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड एवरेज ऑफ निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज इंटीरियर सपोर्ट्स में जो हमारे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स हैं एक स्पैन के लिए वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमें दोनों बेंडिंग मोमेंट्स का एवरेज लेना है टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो अगर हमने ये फिक्स्ड बीम एज्यूम की थी, तो हमारा जो सेंटर पे लोड बनेगा, जो टोटल ये बनेगा, ये हमारा हमने एम्पेरिकली ये डिटरमाइन किया, इट कम्स टू WU L2 Ln स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अगर हम ये एज्यूम कर लें L2 इंटू L1, L2 इंटू Ln जो है ये हमारा इस पैनल का इफेक्टिव पैनल एरिया जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव पैनल एरिया दैट विल कम टू L2 इंटू Ln। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होगा, स्टैटिक मोमेंट है बेसिकली, ये डिजाइन स्टैटिक मोमेंट हो जाएगा WU
इसको आप L2 इंटू LN लिख दिया इंटू LN/8। तो ये जो हमारा लोड है ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपने अज्यूम किया था, तो ये बेसिकली टोटल लोड हो गया उस पर्टिकुलर पैनल में। इस इफेक्टिव पैनल में टोटल लोड कितना हो गया, तो ये हमारा टोटल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हो गया, ऑब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारी जो कोड ने हमारा कहा कि ऑब्सोल्यूट सम ऑफ पॉजिटिव एंड एवरेज निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी हमारा स्पैन, ये हमारे कॉलम्स थे इंटीरियर पैनल में। तो एक डायरेक्शन ये जो था हमारा वाई डायरेक्शन और एक हमारा ये एक्स डायरेक्शन था। तो हमने ये अज्यूम किया था कि ये L1 है और L2 है। ठीक है, तो जब हम इस डायरेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो उस हर डायरेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल के आ रहा है। जब हम दूसरे डायरेक्शन के अगेंस्ट में निकालेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा स्टैटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारा इफेक्टिव जो Ln है, इफेक्टिव स्पैन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो Ln is basically the clear span extending from face to face of the columns, capitals, brackets, wall, but not less than 65% of the L1. L1 जो स्पैन है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ m0 होगी। तो अगर हम इसको ब्रेक करके वापस से लिखें कि हमारा लोडिंग क्या थी, फैक्टर्ड लोड WU था, इनटू अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ L1 लिख कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगा, फिर इफेक्टिव स्पैन जो होगा, क्लियर स्पैन, वो मल्टीप्लाई होगा इनटू Ln/8। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तब आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ऑब्सोल्यूट सम ऑफ पॉजिटिव निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। और जो निकोलस ने जो एजम्पशन लिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो टोटल स्टैटिक मोमेंट है दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। उन्होंने कुछ ये इक्वेशन निकाली और एज्यूम किया कि ये जो हमारा पैरामीटर है Ln, बिकॉज उन्होंने सर्कुलर कॉलम्स एज्यूम किए थे, तो जो Ln की वैल्यू थी ये हमारी L1 की वैल्यू होगी। तो जो उन्होंने Ln की वैल्यू एज्यूम की दैट वाज L1 माइनस 2dc/3। यहां पर ये जो डायमीटर था ये उन्होंने एज्यूम किया कि डायमीटर ऑफ कॉलम था। तो उन्होंने बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स Ln की वैल्यू ये रखी और हमारा जो रिजल्ट आया वो ये आया Ln²/WLn/8। ठीक है, तो यहां पर ये 2dc/3 यूज करने का सिग्निफिकेंट पर्पस ये है कि जब भी आपका सर्कुलर कॉलम आता है, ठीक है, अगर हम नीचे आपके और प्रोविजंस देखें कि नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है कि अगर सर्कुलर सपोर्ट्स हैं आपके, ठीक है, इट शैल बी ट्रीटेड एज स्क्वायर सपोर्ट्स हैविंग सेम एरिया। सपोज अगर हम ये लें कि हमारे दो कॉलम्स हैं फ्लैट यहां पर, ठीक है, आपको Ln की वैल्यू ये Ln क्लियर स्पैन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपली डायमीटर माइनस करके नहीं निकालना है। ठीक है, आपकी ये वैल्यू L1 है, तो आपको अगर Ln निकालना है तो सबसे पहले अगर इसका डायमीटर आपका DC था तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्क्वायर कॉलम में। ठीक है, तो जब एरिया इक्वेट करोगे, यानी A डायमेंशन है, इसका जो डायमीटर है वो D है, तो A² π/4 D², इसको इक्वेट करोगे इक्विवेलेंट एरिया निकालने के लिए A इज इक्वल टू 0.886 निकल कर आएगा टाइम्स द D। यानी आपको स्क्वायर कॉलम के केस में उसको सबसे पहले क्लियर स्पैन निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में भी बेंडिंग मोमेंट आप निकाल रहे हो, आपको उसका इक्विवेलेंट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी भी शेप का कॉलम हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर शेप को रेक्टेंगुलर या सर्कुलर एरिया के डायमेंशंस में लेके आना है। फिर आपको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, तब आपको Ln की वैल्यू निकालनी है, यानी क्लियर स्पैन की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज 0.886 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कॉलम। तब आपकी जो, अगर हम अज्यूम करें कि कोई भी ड्रॉप पैनल और हमारा कॉलम हेड नहीं है, तो ये वैल्यू जो होगी, अगर हम इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी Ln होगी, एंड दैट विल बी गिवन बाय L1 माइनस,
अब हमारा जो सेंटर टू सेंटर है वो L1 हो गया, माइनस 0.886D, बिकॉज यहाँ पे आपका a+2 प्लस a+2 से माइनस करेंगे, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर कॉलम है, तो दैट इज इक्वल टू 0.886D। फिर आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे। जब आपका नेक्स्ट गाइडलाइन ये है कि जब आप ट्रांसवर्स स्पैन्स यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी अगर हमने दूसरे अलाइनमेंट में इसको देखा कि ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन L1 के डायरेक्शन में हमने ये स्पैन में ये बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे, ठीक है, दिस इज L1। इस डायरेक्शन में हमारे एडजेसेंट स्पैन्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उस केस में जब आप L2 की वैल्यू लोगे तो दैट विल बी गिवन बाई L2A प्लस L2B बाई 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो गया। दूसरी चीज कि अगर आपका जो स्पैन है, यानी ये स्पैन है, मान लीजिए आप इस पैनल के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो आपको जब ये स्पैन लेना है यानी L1 लेना है, when the span adjacent and parallel to edge, और ये हमारा एज स्पैन है, एज है ये, इस एज के जस्ट एडजेसेंट है और पैरेलल स्पैन है, तो जो L2 की डायमेंशन है उसमें आपको क्या करना है, इस एज से दूरी लेनी है आपके पैनल के सेंटर लाइन तक। सॉरी, पैनल का सेंटर लाइन हमारा ये वाला होगा, जो इस पैनल का कंसिडरेशन होगा, तो आपको ये दूरी लेनी है L2। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ये वाला पैनल कंसीडर कर रहे हो, तो ये वाले ट्रांसवर्स स्पैन के एडजेसेंट में जब हमारी एज वाली स्पैन है, तो आपको जो L2 की वैल्यू लेनी है वो एज से लेके जो हमारा पैनल का सेंटर लाइन है वो आपको कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ध्यान रखना है। ये हमारे इक्विवेलेंट सेक्शंस हैं कि आपका अगर सर्कुलर कॉलम यूज हो रहा है तो आपको जो डायमेंशन यूज करनी है 0.889 यूज करनी है, हेक्सागोनल कॉलम हो रहा है तो आपका डायमेंशन इक्विवेलेंट एरिया का आता है 0.93H। आपका अगर इस तरह का सेक्शन यूज हो रहा है तो इसको भी आप स्क्वायर शेप में, तो वो सेम आएगा, बिकॉज वो भी हमारा शेप है, केवल ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पैन के अलोंग जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव मोमेंट का हम क्या फ्रैक्शन लेंगे, और फर्दर फिर कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को। आई होप माई वीडियो इज हेल्पफुल, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।